नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस में। हम पॉलिटी के पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें तथा नगर निगम के विषय में। साथ में हमने कुछ संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किया था। आपको एक हमने रूपरेखा दी संवैधानिक संस्थाएं और संविधान इतर या जिन्हें गैर संवैधानिक संस्थाएं भी बोलते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के विषय में आपको पढ़ाया। साथ में आपको अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय विशेष अधिकारी, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाअधिवक्ता, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे सीबीआई बोलते हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के विषय में आपको बताया था, जिसके विषय में कुछ 4 टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए थे 5। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग तक हमने आपको पढ़ा दिया था। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके विषय में हमने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और उसके आगे। तो यह जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, यह एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। नोट कर लीजिए। स्वायत्त संस्था का अर्थ है यह एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का अर्थ है यह अपने नियम कायदे किस प्रकार चलना है, क्या एसओपी होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, खुद से बना सकती है या किसी पर निर्भर नहीं है इसके लिए। ठीक है। संविधान के मूल अनुच्छेद 338 में इसका जिक्र है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। साथ में यह अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी है। ठीक है। जो उनकी किसकी अनुसूचित जाति और जनजाति में जो व्यक्ति आते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास, सरकारी सेवाओं में उनका संरक्षण और अत्याचार के विरुद्ध उनकी रक्षा, यानी अत्याचार निवारण की जांच करना था, कार्यों की जांच करना था। उसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष होता था, पूर्व में 338 के तहत जो अधिकारी नियुक्त था। यह पद 1992 तक अस्तित्व में रहा। ठीक है। 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। आइए बात करते हैं इस विषय में। यह आयोग किस प्रकार से होता है, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए आयोग है अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग है अनुच्छेद 338 का। यह 20 फरवरी 2004 से 338 का यह है अनुसूचित जनजातियों के लिए। यह बनाया गया है 20 फरवरी 2004 से, यह अस्तित्व में आया है। ठीक है। दोनों के अधिकार और कर्तव्य एक ही जैसे हैं। ठीक है। यह क्या होता है, अनुसूचित जाति आयोग में 5 सदस्यीय जाति आयोग होता है। अनुसूचित जाति आयोग, यह 5 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। यह आपको जानना आवश्यक है। इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है इन सदस्यों की? इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की जाती है। ठीक
ठीक है। इनकी सेवा शर्तें और इनके कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात इनको कार्यकाल की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कार्यकाल की गारंटी नहीं दी गई है, जैसे सीएजी को दी गई है, यूपीएससी के मेंबर्स को दी गई थी, आपको चुनाव आयोग के मेंबर्स को बताया, वैसे यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है। इसके कुछ कार्य हैं, जैसे अनुसूचित जातियों के अगर अधिकारों में कोई अतिक्रमण होता है किसी भी कारणवश किसी मामले में, तो उस मामले की जांच करता है तथा सुनवाई करता है। ठीक है। जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्राप्त है उनसे संबंधित विषयों का निरीक्षण करता है और अधीक्षण करता है, साथ में उनसे संबंधित सभी विषयों का क्रियान्वयन भी यह आयोग करता है। ठीक। इनके सामाजिक और आर्थिक विकास और उससे संबंधित कोई योजनाएं हैं उनके निर्माण के लिए सहभागिता निभाता है तथा केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करता है और परामर्श देता है। ठीक है। इस आयोग को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसके आयोग की शक्तियां दीवानी न्यायालय की शक्तियां जैसे होती हैं, जब यह किसी मामले की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय के मामले जैसी शक्तियां मिलती हैं। जैसे भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है और उपस्थित होने का आदेश दे सकता है, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकता है और शपथ पत्रों पर साक्ष्य ले सकता है। ठीक है। न्यायालय और कार्यालय से किसी भी न्यायालय और किसी भी कार्यालय से लोक अभिलेखा की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है। और गवाहों और दस्तावेजों के लिए समन जारी कर सकता है। ठीक है। साथ में यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, या अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग यह भी कैसा है, 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब यह इसका भी लगभग वही कार्य होता है जो आपको हमने अनुसूचित जाति आयोग के विषय में बताया। ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग कुछ कार्यों में भिन्न है। जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग को एक अन्य कार्य मिला हुआ है जो अनुसूचित जाति आयोग को नहीं मिला है। जैसे वन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजातियां रह रही हैं, वन क्षेत्र इससे आप समझ रहे हैं, अर्थात जैसे दंडकारण्य जैसे वन हो गए, या भारत के विविध देशों में काफ़ी सारे वन हैं और वनों के अंदर वनों में जनजातियां निवास करती हैं। तो जो अनुसूचित जनजातियां निवास कर रही हैं उन्हें जो वनों की जो उपज होती है, थोड़ी बहुत जो वनों से उपज होती है, उस पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है, क्योंकि वही उनकी जीविका होती है। और वैसे जो वनों का जो भी वनोपज होती है, वनों की जो उपज होती है वह सरकार की होती है, सरकारी होती है, पर जहाँ पर यह निवास कर रहे हैं वहाँ इन्हीं को स्वामित्व देने का अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है। साथ में जो जनजातीय समूह हैं, जनजातीय समुदाय जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर जो खनिज हैं और जो जल संसाधन हैं, इन पर इनके अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। और अनुसूचित जो जनजाति आयोग है, यह जनजातीय समूह का भूमि से जो विलगराव क्या होता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जो शिफ्ट किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसे रोकने का प्रयास करता है। ठीक है। और इनके पुनर्वास की प्रभावी अनुशंसा करता है। ठीक है। अब बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। इसके लिए क्या किया गया है मैं बताता हूँ आपको। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है। यह अनुच्छेद 350 खा में दिया गया है। जब भी आप ये का खा देखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि यह
मूल संविधान में नहीं था, इसे किसी संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। तो इसे जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और यह किस संविधान संशोधन अधिनियम? 7वें संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके तहत क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। देखिए, यहाँ आयोग नहीं है, यहाँ सिर्फ एक अधिकारी है। ठीक है, और यह इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी रक्षा हेतु जितने भी विषय हैं उनका अन्वेषण करें, उनकी जांच करें और उनके उपायों को लागू करें। राष्ट्रपति को ऐसे मामले में रिपोर्ट दे जिसमें राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक हो। ठीक है, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाएंगे और संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो आयुक्त है, आयुक्त का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? इसके जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकारी, विशेष अधिकारी हैं, इनके आयुक्त का कार्यालय, इसको प्रधान कार्यालय बोलेंगे। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। प्रयागराज, जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था। ठीक है, ये जो विशेष अधिकारी होता है इसको आयुक्त ही कहा जाता है, जिसे कमिश्नर बोला जाता है। और इनकी सहायता के लिए एक डिप्टी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर का प्रावधान है, अर्थात उपायुक्त और सहायक उपायुक्त का प्रावधान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत के महान्यायवादी। नोट करिए आप, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत प्रश्नों में आया है यह। भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो हैं, यह अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 के तहत इनका पूरा प्रावधान है। यह केंद्र सरकार को विधि संबंधी जो भी विषय होते हैं, ठीक है, उनके विषय में यह जानकारी देते हैं। साथ में महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पदभार ग्रहण करते हैं। आपको यह बताते हैं कि इनमें उन योग्यताओं का होना, महान्यायवादी चुने जाने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है। ठीक है, यह भारत सरकार को विधि संबंधी उन विषयों पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, और कानूनी प्रकृति के ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हों। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी कौन है, क्या आपको मालूम है? वर्तमान भारत के महान न्यायवादी आर वेंकट रमनी साहब हैं। या वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के, माफ़ कीजिएगा, उच्च न्यायालय भारत उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आर वेंकट रमनी साहब, जिन्हें भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया और इनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को ही है, यानी रिसेंट में हुई है। यह भी आपके करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपते हैं? जैसे भारत सरकार संबंधित मामले को उच्चतम न्यायालय में पेश करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1943 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और सरकार संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक, साथ में एक्चुअली ये भी एक वकील भी होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उसके बाद भारत के महान्यायवादी बनाए जाते हैं। तो इनके कर्तव्यों को में कोई संघर्ष हो, टकराव हो,
उसको रोकने के लिए कुछ शर्तें, सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जैसे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद निर्धारण कर सकते हैं। या कभी भी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके भी हटाया जा सकता है। साथ में यह भी कहा जाता है, एक परंपरा है, यदि मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र देता है यानी सरकार समाप्त होती है, तब भी महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। यह एक परंपरा है, ठीक है। अब जिस प्रकार से केंद्र के संघ के एक महान्यायविद के बारे में बताया गया, जो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्यों के लिए भी एक विधि अधिकारी का प्रावधान है, जिसे राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? इनको दिया गया अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है। अब राज्य का उच्च महाधिवक्ता नियुक्त होने की जो योग्यता होनी चाहिए, वह वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहे या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत की हो। इनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य के महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र जी हैं, ठीक है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता यह है अजय कुमार मिश्र जी, अजय कुमार, ठीक है। यह हो गए आपके कुछ ऐसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब हम गैर संवैधानिक निकाय या संस्थाएं या संविधान इतर संस्थाओं की बात करते हैं, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक नया प्रश्न यहीं पे नोट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग की। इसके विषय में आपको हमने पहले ही बता दिया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था, पूरा क्लासिफिकेशन अलग अलग करके एक टैबलेटेड फॉर्म में आपको बता दिया था। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नीति आयोग की। नीति आयोग, इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। कहीं इंग्लिश फॉर्म में आपके पास आ जाए तो कंफ्यूज ना हुआ। नीति आयोग 1 जनवरी इसकी स्थापना हुई है, 1 जनवरी 2015 को। इसने किसका स्थान लिया? इसने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग का जो गठन होता है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वह कौन होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। इनकी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं और इनमें कुछ लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। साथ में इनका एक उपाध्यक्ष होगा जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका जो पद होगा वह कैबिनेट मंत्री के समक्ष होगा। साथ में राज्य मंत्री के पद के समक्ष इसमें 5 अन्य सदस्य भी होंगे, ठीक है। एक उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, प्लस 5 अन्य सदस्य, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन सिंह बेरी साहब हैं, ठीक है। साथ में नीति आयोग में उपाध्यक्ष 5 अन्य सदस्यों के अलावा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें भी निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें सीईओ भी कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका जो पद होता है भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरम अय्यर जी, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने अमिताभ कांत जी का स्थान ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, अब नीति आयोग का उद्देश्य इसको क्यों बनाया गया है? इसको बनाया गया है राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और नीतियों के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को देश के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा की रूपरेखा देना। ठीक है, और साथ में एक दीर्घकालीन प्लान बनाना भारत के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है, देश के एक जिसको बोलते हैं समसामयिक विकास के लिए पूर्णतया। ठीक है, यह 3 वर्षीय एजेंडा बनाता है, 7 वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज, जो इसके 3 दस्तावेज नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह भी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात कोई भी संशोधन करके संविधान में नहीं जोड़ा गया है। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया है। किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका गठन अक्टूबर 1993 में किया गया है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 11 सदस्य होते हैं, और जो इनका अध्यक्ष होगा वह सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे। ठीक है, साथ में इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं वह राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। साथ में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त है वह भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इनमें अध्यक्ष समेत जो अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसके द्वारा जो भी नाम सुझाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का गठन करता है, उन्हें लेकर। ठीक है, अब अध्यक्षों और सदस्यों को पद से हटाए जाने के लिए अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, ठीक है, किसी अपराध या दोष की सजा पा जाएं और अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य संवैधानिक पद पर अगर वह चाहते हैं, तब इनका पद से हटाया जा सकता है आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को। ठीक है, यह आयोग एक प्रकार से अर्ध न्यायिक प्रकार का आयोग है। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है, उसी प्रकार राज्य में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस आयोग का गठन संथानन समिति की सिफारिश पर किया गया है। नोट कर लीजिए आप, संथानन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब किया गया इसका गठन? 1964 में किया गया है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती है? इसमें एक आयुक्त होंगे और एक आयुक्त के साथ इसमें जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन प्लस अन्य
सतर्कता आयुक्त, जहाँ ऊपर भी सही कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन होता है, समिति होती है, वह समिति इस आयोग की नियुक्ति करती है। उस समिति में कौन कौन होता है? उस समिति में, ये नियुक्ति समिति नोट कर लीजिएगा, नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या 3 लोग इस समिति में शामिल होते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, या केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होगा, यह होगा 4 वर्ष, या इनके किसी भी जो आयुक्त हैं और मुख्य आयुक्त हैं, प्रधान आयुक्त, या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। साथ में सेवानिवृत्ति के पश्चात ये केंद्र और राज्य के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त, सीवीसी के जो मुख्य आयुक्त हैं, सुरेश पटेल साहब, ठीक है, सुरेश पटेल साहब। इसके विषय में आपको अन्य चीज़ें भी हम बता देते हैं, जैसे इसके विषय में एक विसल ब्लोअर एक्ट लाया गया था 2011 में। विसल ब्लोअर एक्ट क्या होता है? आप किसी भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं तो आपका नाम, जो शिकायतकर्ता का नाम है, उसकी पहचान और उसका नाम गुप्त रखा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना, कोई भी सूचना है, उसको सूचना के एक्ट से बाहर रखा गया है। यह आप नोट कर लीजिएगा, विसल ब्लोअर एक्ट 2011 में लाया गया था। यह प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में। केंद्रीय सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है, इसका स्थापना की गई है 2005 में। इन सब में स्थापना और वर्तमान अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, यह विशेष आप याद रखिएगा, ठीक है। इस आयोग की जो संरचना है, उसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी जो समिति बनती है, इनकी नियुक्ति समिति, वो वैसी होती है जैसे सीवीसी के विषय में आपको बताया, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का कोई मंत्री, ठीक है। वर्तमान सीवीसी यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। वर्तमान में, माफ़ कीजिएगा, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। पहले सीआईसी कौन थे? पहले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला साहब थे, या भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके कुछ कार्य और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। कहीं अगर जन सूचना अधिकारी नहीं नियुक्त है तो उस विषय में या नोटिस भेजते हैं तो नियुक्ति कराते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित समय में न दी गई हो तब यह एक्शन लेते हैं, ठीक है। और सूचना के एवज में ज़्यादा अगर फीस मांगी गई है, फीस सही नहीं है, तब भी यह एवज लेते हैं। आपको राष्ट्रीय सूचना अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में पता होगा। इसी प्रकार जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है, उसी प्रकार राज्यों में एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया है, जिसकी नियुक्ति जिस समिति के द्वारा की जाती है, उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक राज्य की कैबिनेट मंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन दोनों में जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। दोनों जगह कार्यकाल सेम है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है।
यह हो गया आपके राज्य सूचना आयोग और लोक सूचना आयोग विषय में। अब आगे हम बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में। लोकपाल व लोकायुक्त। यह लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से किया गया है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 यह संवैधानिक दर्जे वाली, मतलब बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाली एक वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, ये ऑम्बुड्समैन जैसा कार्य करते हैं, अर्थात लोकपाल जैसा कार्य करते हैं, और कुछ जो निश्चित श्रेणी के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की जांच होती है उसके आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। ठीक है, ऑम्बुड्समैन की सबसे पहले शुरुआत स्वीडन में हुई थी। यह सब एक कहानी है जी। इसके लिए एक आपने सुना होगा बहुत महत्वपूर्ण गांधीवादी विचार के नेता रहे अन्ना हजारे जी। उन्होंने एक आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भारत आंदोलन, जब उस समय केंद्र में तत्कालीन यूपीए की सरकार थी और उस पर दबाव बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने इसे 1 जनवरी 2014 को अपनी सहमति दी और यह लागू हुआ है 16 जनवरी 2014 से लागू है। ठीक है, इसका संशोधन 2016 में हुआ। ठीक है, और लोकपाल की जो संरचना होती है इसमें एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में एक चेयरपर्सन प्लस 8 अधिकतम सदस्य। ठीक है, और इन सदस्यों में से न्यूनतम 50% जो सदस्य होगा SC ST या OBC से आने चाहिए, साथ तथा महिला श्रेणी से होने चाहिए। ठीक है, और जो लोकपाल संस्था का जो न्यायिक सदस्य है वह सर्वोच्च न्यायालय या का कोई पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है या 5 साल तक या 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के तक होता है। ठीक है, इनकी जो लोकपाल और सदस्यों की जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति जो चयन समिति करती है, चयन समिति में 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल होता है, उसके तहत की जाती है। लोकपाल को काफ़ी अधिक शक्ति दी गई है। ठीक है, इनके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ठीक है, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी, और केंद्र सरकार के तथा राज्य सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समस्त अधिकारी आते हैं। अब आपको हमने कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संस्थाएं व गैर संवैधानिक संस्थाएं उसके विषय में पढ़ा दिया है। आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं पॉलिटी के, कुछ बहुत टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें अब हम आपको अगली कक्षा में जो संविधान में अब तक कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं या प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं संविधान संशोधन से, और यह एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना और भी महत्वपूर्ण होता है। आपका पेट का एग्ज़ाम आ ही रहा है, 15 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है, और उससे पहले आपको यह हम अगली कक्षा में हो सकता है संभवतः कल तक ही आपको कक्षा प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको संविधान में अब तक के किए गए संशोधनों के विषय में बताएंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे अगले टॉपिक्स बचे हुए हैं इनमें भारत की राजभाषा, आपातकाल के विषय में तथा साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो 1 से 2 क्लासेस में हम कवर कर देंगे। तो इसके साथ पॉलिटी समाप्त होने के बाद आपका नया टॉपिक इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। साथ में ज्योग्राफी की कक्षाएं भी निरंतर रूप से बहुत अच्छे से चल रही हैं, उन्हें भी आप लेते रहिए। और करंट अफेयर का भी क्लासेस का एक सेक्शन शुरू किया है जिसके विषय में एक टॉपिक डाला था। धीरे धीरे टॉपिक की संख्या बढ़ाई जाएगी। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।